Okay. Now next is block diagram of DMA controller. सी डीएमए अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, सो कुछ पोर्शन है जो मैंने स्किप कर दिया है इसमें से, क्योंकि ये अभी एक ही टॉपिक है. इट्स लाइक वन यूनिट. डीएमए इसके ऊपर एक पूरी यूनिट होती है. सो नाउ नेक्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम में मेनली इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. सेकंड, प्रायोरिटी एनकोडर एंड प्रायोरिटी लॉजिक. थर्ड, कमांड कंट्रोल. और जो फोर्थ है वो ये सब रजिस्टर्स. ये बाकी जितना भी रह गया है ये सब इंटरनल रजिस्टर हैं डीएमए के, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं. सो हम इसके ब्लॉक डायग्राम को इसकी फंक्शनल यूनिट की टर्म्स में पढ़ेंगे. दैट देयर आर बेसिकली 4 फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएमए. बट उससे पहले हम इसका पिन डायग्राम देखेंगे. पिन डायग्राम आप एक बार देख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि इसकी ब्लॉक डायग्राम में कुछ पिन्स है जो यहाँ पे यूज हो रही हैं, सो पिन डायग्राम इसलिए हम जो भी इम्पोर्टेंट पिन्स है वो मैं आपको बताती हूँ. बट पिन डायग्राम आप स्किप भी कर सकते हो, आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया है वैसे. ओके, सो दिस इज पिन डायग्राम. सो 40 पिन की ये हमारा डीएमए कंट्रोलर है. 40 पिन आईसी होती है. सो बात करते हैं सबसे पहले A0 to A7. हमारे पास जो एड्रेस बस है वो हमारे पास 16 बिट की है. सो 16 बिट एड्रेस को अगर हमें जनरेट करना है तो वो कैसे करेंगे, वो ये बताता हमें A0 to A7. यहाँ से 8 बिट हमारी यहाँ से आ जाएंगी. 8 बिट देखेंगे हम कहाँ से लाएंगे. इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके रीड करते हैं. हमारे पिन डायग्राम में भी 2 ही पार्ट में होता है, A0 to A3, A4 to A7 and then A8 to A15. These are bidirectional signal. ये हमारे bidirectional signal होते हैं. जब हमने आइडल स्टेट पढ़ी थी अब डीएमए कंट्रोलर की, वहां पे हमने कहा था कि आइडल स्टेट में माइक्रो प्रोसेसर डीएमए से कम्युनिकेट कर सकता है. कम्युनिकेट कर सकता है मींस कि उसके रजिस्टर को अपने लिए यूज कर सकता है, राइट करने के लिए, रीड करने के लिए. किस रजिस्टर को उसे रीड या राइट करना है उसका एड्रेस हमारा A0 to A3 से हमें मिल रहा था. ये सेम चीज लिखी है. ड्यूरिंग द आइडल साइकिल दे आर इनपुट एंड यूज्ड बाय सीपीयू. सीपीयू मींस माइक्रोप्रोसेसर. जहां पे भी सीपीयू लिखा है वो माइक्रोप्रोसेसर ही है. टू एड्रेस इज रजिस्टर टू बी लोडेड और रीड, कि जिस रजिस्टर को इसे लोड करना है मींस उसमें कुछ राइट करना है या रीड करना है, तो उसका जो एड्रेस है वो इसको मिलेगा A0 और A3 से. A0 to A3 पे डिफरेंट 0 और 1 के कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग रजिस्टर के पोर्ट एड्रेस को शो करते हैं. और एक्टिव स्टेट में, एक्टिव स्टेट मींस जब डीएमए के पास बसेस का होल्ड आ गया, दे आर यूज्ड टू कैरी लोअर 4 बिट्स ऑफ आउटपुट एड्रेस. तब ये हमारे एड्रेस बस की तरह काम करती है. जो लोअर 4 बिट्स हैं उसको ये कैरी करता है. अगेन A4 to A7. A4 to A7 हमारा डीएमए की एक्टिव साइकिल में ही इनेबल होता है. और ये हमारा जो 4 बिट्स हैं, अपर वाली बच गई जो A4 to A7, ये एड्रेस की 4 बिट्स को कैरी करने के काम आता है. नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं. अब जो हमारी 8 बिट्स और बच गई एड्रेस की, वो हमारी कहाँ से आती हैं. इसमें कुछ पिन्स हैं, DB0 to DB7. ये हमारी बाई डायरेक्शनल पिन होती है. बाई डायरेक्शनल मीन्स हमारी डेटा की तरह भी काम करती हैं, एड्रेस की तरह भी काम करती हैं. हम कह सकते हैं ये मल्टीप्लेक्स्ड, जो हम बस पढ़ते आ रहे थे, यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स्ड बस है. डेटा की तरह भी काम करेगी, एड्रेस की तरह भी काम करेगी. अब मल्टीप्लेक्स्ड है तो इसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग करनी पड़ेगी, कि डीमल्टीप्लेक्सिंग के बाद ही ये अलग अलग से डेटा और एड्रेस को कैरी कर सकती है. तो इसको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए एक पिन है यहाँ पे, एड्रेस स्ट्रॉब. सो एड्रेस स्ट्रॉब पिन क्या करती है, दिस इज यूज्ड टू डीमल्टीप्लेक्स द हायर बाइट एड्रेस एंड डेटा यूजिंग द एक्सटर्नल लैच. कि ये हायर बाइट ऑफ एड्रेस, लोअर बाइट ऑफ एड्रेस तो हमें मिल गई 8 बिट A0 to A7 पे, हायर बाइट ऑफ एड्रेस हमारी रह गई थी. सो हायर बाइट ऑफ एड्रेस हमारी ये कैरी करती है, बट इसको हमें डीमल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा. डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए एड्रेस स्ट्रॉब यूज होता है. अब डीमल्टीप्लेक्स तो हो गया, लेकिन डीमल्टीप्लेक्स होने के बाद ये लैच में हमारा तभी सेव हो पाएगा, मतलब जो हम ALE पिन पढ़ते थे 8085 में, वो यहाँ पे AEN पिन है, एड्रेस एनेबल. कि एड्रेस एनेबल पिन जब हमारी हाई होगी तभी यहाँ से जो डीमल्टीप्लेक्स्ड हुआ है मेरा एड्रेस, तभी वो मेरा 8 बिट लैच में सेव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. अदरवाइज हमें एड्रेस मिलेगा ही नहीं. ये तीनों पिन हमारी साथ में काम करती हैं.
इन तीनों में से अगर एक को भी हम गलत सेट कर देंगे तब हमारा ये डीमल्टीप्लेक्स नहीं हो पाएगा, डेटा और एड्रेस। नाउ नेक्स्ट आर कंट्रोल सिग्नल, मेमोरी राइट, मेमोरी रीड। सो ये हमारे कंट्रोल सिग्नल है। अगर मुझे मेमोरी को रीड करना है, मेमोरी को राइट करना है, तो जैसा हम सिंपल माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ते आए हैं वही सब है यहाँ पे। देन इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट हमारी आइडल साइकिल में भी यूज होती है और एक्टिव साइकिल में भी यूज होती है। आइडल साइकिल मींस जब डीएमए एक्टिव स्टेट में नहीं है, आइडल स्टेट में है, मींस उसके पास अभी बस का एक्सेस नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर उसको एक इनपुट आउटपुट की तरह यूज कर रहा है। सो उस केस में जब माइक्रो प्रोसेसर को डीएमए के, जब आइडल स्टेट की बात हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर को डीएमए के रजिस्टर में रीड या राइट करना है, इन दैट केस ये वाली जो पिंस हैं वो माइक्रो प्रोसेसर यूज करेगा आइडल स्टेट में। बट अगर डीएमए एक्टिव स्टेट में है, इन दैट केस ये सिंपल हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज करेगी रीड और राइट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज चिप सिलेक्शन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर माइक्रो प्रोसेसर आइडल स्टेट में माइक्रो प्रोसेसर को अगर कम्युनिकेट करना है डीएमए से, इन दैट केस ये पिन जो है हमारी लो होनी चाहिए। नाउ रीसेट, इट इज यूज्ड टू रीसेट द डीएमए। रेडी, रेडी हमारी इंटरफेसिंग में यूज होती है कि अगर हम डीएमए से सपोज किसी इनपुट आउटपुट को इंटरफेस करा रहे हैं तो जो ये पूछता है बार बार, मैंने ऊपर आपको फ्लो चार्ट में दिखाया है, इज इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर। सो वो कैसे भेजता है कि वो रेडी है कि नहीं है, वो एक रेडी सिग्नल जनरेट करता है। सो दैट इज रेडी। नाउ होल्ड रिक्वेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। होल्ड एक्नॉलेजमेंट ये भी पढ़ चुके हैं क्या होता है। उसके बाद DREQ2 DRE3, ये हमारे पास जो 4 चैनल्स हमने पढ़े हैं उनकी डीएमए रिक्वेस्ट है, उनकी डीएमए एक्नॉलेजमेंट है, ईओपी एंड ऑफ प्रोसेस। जब हमारा पूरा बाइट ट्रांसफर कंप्लीशन हो जाता है देन एंड ऑफ प्रोसेस हमारा आ जाता है, एनकाउंटर होता है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं हम फंक्शनल ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम पे, जो हमने ऊपर ब्लॉक डायग्राम बनाया है। अच्छा, ब्लॉक डायग्राम सब एक बार देख लेना, वो आपको बनाना होगा डीएमए का जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, तो उसमें क्या क्या कौन कौन से रजिस्टर कहाँ पे है वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना उसको। फर्स्ट टाइमिंग कंट्रोल ब्लॉक, ये हमारा बिल्कुल सेम है जो माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ते हैं। ये जनरेट करता है इंटरनल टाइमिंग को और जो भी हमारे कंट्रोल सिग्नल है उनको कंट्रोल करता है। नाउ सेकंड इज प्रोग्राम कमांड कंट्रोल ब्लॉक। ये क्या करता है कि जब हमारा डीएमए आइडल स्टेट में है, मींस माइक्रो प्रोसेसर उससे कम्युनिकेट कर रहा है, उसके पास बस का एक्सेस नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर उससे कम्युनिकेट कर रहा है, इन दैट केस इट डिकोड्स वेरियस कमांड्स गिवन बाय माइक्रो प्रोसेसर टू 8237। तो जो भी माइक्रो प्रोसेसर कमांड देता है 8237 को, तो उसकी डिकोडिंग जो होती है वो हमारा ये प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक करता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रायोरिटी एनकोडर ब्लॉक। प्रायोरिटी एनकोडर ब्लॉक क्या करता है, अब देखो, अब हमारे पास 4 चैनल हैं, सपोज चारों ने एक साथ रिक्वेस्ट भेज दी, तो डीएमए किसको पहले एक्सेस करेगा, वो हमारा प्रायोरिटी एनकोडर ब्लॉक डिसाइड करता है। प्रायोरिटी इसमें हमारी 2 टाइप की होती हैं। आगे जब हमारे रजिस्टर होते हैं उसमें हम 0 या 1 से ये सेट कर देते हैं हमें अपने डीएमए कंट्रोलर को फिक्स्ड प्रायोरिटी के साथ चलाना है कि रोटेटरी प्रायोरिटी के साथ चलाना है। सो क्या होगा, इन द फिक्स्ड प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 2 टाइप की होती है। फिक्स प्रायोरिटी में तो क्या होगा, जो चैनल 0 है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और जो चैनल 3 है उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो अगर मेरे पास चारों चैनल की रिक्वेस्ट एक साथ आ जाती है तो वो सबसे पहले इसको एक्सेस देगा क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अगर मैंने फिक्स प्रायोरिटी बिट को 1 सेट किया हुआ है, अगर मैंने अपने रजिस्टर में ये मेंशन कराया हुआ है कि मैं फिक्स प्रायोरिटी के साथ काम करूंगी। नाउ नेक्स्ट इज रोटेटरी प्रायोरिटी। इस पे जो हमारी प्रायोरिटी है वो रोटेशन पे रहती है। रोटेशन पे कैसे रहती है ये हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज ये मेरी फर्स्ट सर्विस है, इसमें क्या होता है हमारा कि जिसको हम सर्विस दे रहे हैं, जिस चैनल को, उसकी प्रायोरिटी मेरी सबसे लो हो जाती है। सबसे पहले मुझे पता है फिक्स प्रायोरिटी में क्या होता है, चैनल 0 की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, 3 की लोएस्ट होती है। तो पहले उसमें तो वही रहेगा कि सपोज एक साथ बहुत सारी डीएमए रिक्वेस्ट आ गई तो वो 0 को ही, हमारी जो चैनल 0 है उसको ही प्रायोरिटी देगा। अब सपोज मेरा कोई चैनल है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, सपोज मेरा 1 को सर्विस मिल रही है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रोटेशन का क्या मतलब है, मैंने बोला जिसको सर्विस मिल रही है अब नेक्स्ट स्टेप में उसकी प्रायोरिटी लोअर हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी। तो अब ये क्या होगा, 1 जो है ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे चला गया और इसका जो नेक्स्ट था चैनल वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे चला जाएगा। तो जो चैनल को हम एग्जीक्यूशन अभी सर्विस दे रहे हैं उसकी प्रायोरिटी अब लोएस्ट हो जाएगी और उसका जो नेक्स्ट चैनल है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट हो जाएगी।
सिमिलरली सपोज सेकंड सर्विस में मेरा 2 सर्विस हो रहा था, तो अब 2 मेरी लोएस्ट पे चला जाएगा, तो 2 मेरा लोएस्ट पे चला गया, 1 इसके ऊपर आ गया, देन 2 के बाद क्या था 3, तो अब ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा, देन 0। सो ये रोटेशन, यहाँ पे प्रायोरिटी रोटेशन पे चलती रहती है, फिक्स नहीं है कि 0 है तो हमेशा 0 ही प्रायोरिटी पे रहेगा। हो सकता है 0 चैनल एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद 3 एग्जीक्यूट हुआ, कुछ टाइम बाद फिर 0 आ गया, तो ऐसा नहीं है कि रोटेशनरी अगर प्रायोरिटी है तो फिर वो 0 को नहीं एग्जीक्यूट करेगा, वो ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा। अब आ जाते हैं इंटरनल रजिस्टर पे। इंटरनल रजिस्टर इसमें हमारे बहुत सारे हैं, सो ये आपको करने हैं। इंटरनल इजी है, हो जाएगा। सबसे पहले इसके जितने भी इंटरनल रजिस्टर हैं, अगर मैं उसके टोटल काउंट को, जैसे इंटरनल रजिस्टर कोई 16 बिट का होगा, कोई 8 का होगा, 6 का होगा, 4 का होगा, सो अगर मैं ये सारी बिट्स को कंबाइन कर दूं तो टोटल इंटरनल जो रजिस्टर है उसकी स्टोरेज 344 बिट्स की होती है। मींस इतने इंटरनल रजिस्टर हैं कि वो 344 बिट्स का स्पेस एक्वायर करते हैं। सो ये इसकी इंटरनल मेमोरी भी हम इसको बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर। सो इसमें जो पहला रजिस्टर आता है दैट इज करंट एड्रेस रजिस्टर। ये हमारा 16 बिट रजिस्टर होता है। ईच चैनल हैज अ 16 बिट करंट एड्रेस रजिस्टर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर 4 चैनल हैं तो हर चैनल के पास अपना एक एड्रेस रजिस्टर होगा, एक काउंट रजिस्टर होगा। तो वो जो एड्रेस रजिस्टर है वो हमारा 2 टाइप का होता है, करंट एंड बेस एड्रेस रजिस्टर। करंट एड्रेस रजिस्टर क्या कैरी करता है कि सपोज मैं ट्रांसफर कर रही हूँ इनपुट आउटपुट टू मेमोरी, तो जो मेरा एड्रेस है वो बार बार इंक्रीमेंट होता जा रहा है या डिक्रीमेंट होता जा रहा है। सो वो जो है मेरा करंट एड्रेस, कि पहले सपोज वो मेरा 4000 था, 4003 हो गया, अब 4004 हो गया, तो ये करंट स्टेटस है एड्रेस का। ये कौन कैरी करता है? करंट एड्रेस रजिस्टर। ये 16 बिट का होता है क्योंकि एड्रेस हमारा 16 बिट का है। सो इसके बाद एक और लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, the address is automatically incremented decremented, ये ठीक है, after each transfer this register may also be reinitialized by an auto initialize back to its original value। मीन्स जब मेरा पूरा ट्रांसफर खत्म हो गया तो ये जो रजिस्टर है ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाता है जहां से इसने स्टार्ट किया था। लाइक ट्रांसफर करता गया, 256 बाइट ट्रांसफर करनी थी, तो इसका एड्रेस जब पूरा ट्रांसफर हो गया, इसका एड्रेस जो है अब वो नहीं रहेगा, हाईएस्ट एड्रेस नहीं रहेगा। ये पूरा ट्रांसफर करके जैसे ही एंड ऑफ प्रोसेस हुआ, ये अपने ओरिजिनल जहां से इसने स्टार्ट किया था वहां पे ये पॉइंट करना शुरू कर देगा। सो नाउ नेक्स्ट इज करंट वर्ड रजिस्टर। जिस तरह ये एड्रेस कैरी करता है इसी तरह ये वर्ड कैरी करता है। सो each channel has a 16-bit current word register. This register determines the number of transfer to be performed. So इसमें मेरा काउंट होता है कि सपोज मुझे 256 बाइट भेजनी है, तो इसमें 256 इनिशियली 256 होगा, देन एक बाइट चली गई 255, देन 254, 3, 2, 1, इस तरह से इसमें डिक्रीमेंट होता रहता है। तो करंटली मेरा क्या काउंट रहेगा? सपोज मैंने 4 बाइट को ट्रांसफर कर दिया, तो करंट मेरा ये कहाँ शो करेगा? 251 पे शो करेगा। तो जो करंट काउंट है वो हमारा करंट वर्ड रजिस्टर में होता है। ये भी मेरा 16 बिट रजिस्टर होता है। उसके बाद बेस एड्रेस एंड बेस वर्ड काउंट रजिस्टर। बेस एड्रेस एंड बेस वर्ड काउंट रजिस्टर अगेन 16 बिट रजिस्टर है। बेस एड्रेस का क्या मतलब है? बेस एड्रेस का मतलब ये है, ये हमारा लिंक्ड होता है करंट एड्रेस और करंट वर्ड रजिस्टर से। देखो करंट में तो हमारा वो एड्रेस है जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे बार बार अपडेट हो रहा है, जैसे एड्रेस बढ़ता जा रहा है। पर मैंने बोला जैसे ही ऑटो इनिशियलाइजेशन होगा ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। तो जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है हर चैनल के एड्रेस और काउंट रजिस्टर की, ये वर्ड रजिस्टर की, वो हमारी बेस एड्रेस और बेस वर्ड काउंट रजिस्टर में सेव होती है। ऑटो इनिशियलाइजेशन के बाद ऐसे कोई मैजिक नहीं होता कि वहां ओरिजिनल वैल्यू अपने आप आ जाती है, नहीं। ओरिजिनल वैल्यू बेस एड्रेस रजिस्टर से पिक होती है एंड देन वहां पे स्टोर होती है। सो जो ओरिजिनल एड्रेस होता है एड्रेस रजिस्टर का, करंट एड्रेस रजिस्टर का और बेस करंट वर्ड रजिस्टर का, वो हमारा बेस एड्रेस और वर्ड काउंट रजिस्टर में सेव होता है। तो यही मैंने लिखा है। Each channel has a pair of base address and base word count register. These 16-bit registers store the original value of their associated current registers. So जो current register ऊपर काम कर रहे हैं, वैल्यू अपडेट कर रहे हैं अपनी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कहाँ पे सेव होती है? बेस एड्रेस और बेस वर्ड काउंट रजिस्टर में। तो जैसे ही वहां पे ऑटो इनिशियलाइजेशन होता है
वो इसी तरह से उनकी प्रोग्रामिंग है कि जैसे ही एंड ऑफ प्रोसेस होगा वो ऑटो इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ से जो उनकी ओरिजिनल वैल्यू है वो वहां जाके रिस्टोर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट रजिस्टर इज द रिक्वेस्ट रजिस्टर। ओके, रिक्वेस्ट रजिस्टर हमारा 4 बिट्स का होता है। अब एक डाउट यहाँ पे ये है कि मैंने इसमें 0 to 7 बनाया हुआ है, तो ये तो हमारा 8 बिट्स का होना चाहिए, बट ये फिर भी 4 ही बिट्स का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो भी डोंट केयर वाली कंडीशन होती है वो हम पूरा एक मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डोंट केयर मीन्स वहां पे कुछ नहीं है, वो खाली पड़ी है जगह, तो उसको ये एक बिट की तरह ही काउंट करता है। सो दैट्स वाई रिक्वेस्ट रजिस्टर इज 4 बिट, कि फर्स्ट 3, ये जो 3 है ये तो हमारी वर्किंग मोड में है, बट ये सारा मेरा डोंट केयर है। सो इस पूरे को ये एक ही बिट की तरह काउंट करता है। दैट्स वाई आपको ये मिलेगा हमेशा 8 बिट की फॉर्म में, बट हमेशा लिखा ये होगा कि ये 4 बिट रजिस्टर होता है। सो रिक्वेस्ट रजिस्टर क्या करता है? दी 8237 can respond to request for DMA service which are initialized by software as well as by DREQ request। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए रिक्वेस्ट रजिस्टर से हमारे पास क्या होता है? मेरे पास डीएमए में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, 4 चैनल हैं, चारों चैनल से रिक्वेस्ट आ रही हैं। सो डीएमए किसको रिक्वेस्ट देगा? सपोज डीएमए ने चैनल 0 को रिक्वेस्ट दी, तो ये जो 2 बिट है इस रजिस्टर में ये 0 0 पे सेट हो जाएंगे। अगर मान लो उसने चैनल 1 को रिक्वेस्ट दी, देन यहाँ पे 0 1 होगा। अगर चैनल 2 को दी देन 1 0, चैनल 3 को दी तो यहाँ पे 1 1 होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी रिक्वेस्ट किस चैनल को दी जा रही है, मतलब किसको हमारा एक्नॉलेजमेंट दे रहा है डीएमए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी बिट सेट हो जाती है। उसके बाद इनकी सिग्निफिकेंस तभी है जब यहाँ हमने सेकंड बिट को सेट कर रखा होगा। देखिए सेकंड बिट क्या है? रीसेंट रिक्वेस्ट बिट, सेट रिक्वेस्ट बिट। ये कुछ भी इसको रिक्वेस्ट देने से पहले ये जो है सेकंड बिट, ये हमारी सेट मोड पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर यही रीसेट मोड पे है तब हमें डीएमए जो है वो सर्विस नहीं दे पाएगा। तो अगर डीएमए को सर्विस देनी है तो उसे रिक्वेस्ट रजिस्टर में हमें हमेशा 1 सेट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 का मतलब तो रीसेट है, क्लियर है। अगर ये है ही क्लियर तो ये कभी इसको रिक्वेस्ट दे ही नहीं पाएगा। सो ये 1 और 0 हमारा बताता है कि किस चैनल को फॉर द टाइम बिंग डीएमए एक्सेस दे रहा है, और ये हमारी सेट और रीसेट करता है रिक्वेस्ट बिट को। सो दिस वाज द रिक्वेस्ट रजिस्टर। नाउ नेक्स्ट रजिस्टर इज ओके, नेक्स्ट रजिस्टर इज मोड रजिस्टर। मोड रजिस्टर हमारा 6 बिट्स का होता है। अगेन देखो यहाँ पे 8 बिट्स ड्रॉ की हुई है, पर ये फिर से क्यों 6 बिट का है? इसमें तो कोई डोंट केयर कंडीशन भी नहीं है, फिर भी ये 6 बिट का होता है। वो इसलिए होता है, पढ़ो, ईच चैनल हैज अ 6 बिट मोड रजिस्टर एसोसिएटेड विद इट। जो ये फर्स्ट 2 बिट्स है मेरी 0 और 1th बिट, ये मेरी आइडल स्टेट में यूज होती हैं, डीएमए की एक्टिव स्टेट में यूज नहीं होती हैं। एक्टिव स्टेट में सिर्फ यही 6 बिट्स यूज होती हैं। दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं मोड रजिस्टर 6 बिट का है। आइडियल स्टेट में किस लिए यूज होंगी? मुझे पता है आइडियल स्टेट में मेरा माइक्रोप्रोसेसर डीएमए को इनपुट आउटपुट की तरह ट्रीट करता है, उसके रजिस्टर में राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है। सो यहाँ से ये चीज होती है कि सपोज माइक्रो प्रोसेसर चैनल 0 के किसी रजिस्टर को एक्सेस कर रहा है, या वहां से रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा 0 0 होगा। चैनल 1 के साथ ये हो रहा है अगर, तो 0 1, देन 2 के साथ 1 0, 3 के साथ 1 1। सो ये जो 2 बिट्स हैं, these are used in idle cycle and these 6 bits are used in active cycle। that's why mode register को हम बोलते हैं कि जब डीएमए हमारा काम कर रहा है, डीएमए को हम किस लिए यूज कर रहे हैं? पेरिफेरल और मेमोरी के बीच ट्रांसफर के लिए। तो उस केस में हम इसलिए बोलते हैं कि मोड रजिस्टर हमारा 6 बिट्स का होता है, क्योंकि ये 2 बिट तो हमारी आइडल साइकिल में काम करती है। तो यही डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ओके, नेक्स्ट अब ये क्या क्या बिट्स हैं ये देख लेते हैं। ये हो गया आइडल के लिए। अच्छा, ये जो 3 और 2 है, 3 और 2 पे हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे। ये हमारी डीएमए साइकिल को दिखाती है। डीएमए साइकिल हमारी 3 होती है, वेरीफाई, ट्रांसफर, राइट, डीएमए रीड। ये साइकिल्स क्या होती हैं? इनको मैंने आगे लिखा हुआ है लास्ट पेज। डीएमए राइट साइकिल क्या होती है? डीएमए राइट का मतलब मैं रीड कर रही हूँ इनपुट आउटपुट से और राइट कर रही हूँ मेमोरी पे।
read from any input output and I'm writing to the memory. This is called DMA write cycle. तो इसके लिए मेरी कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल यूज होंगे? इनपुट आउटपुट से रीड हो रहा है तो IO रीड, MEM राइट. सेकेंड DMA साइकिल इज DMA रीड. सो मैं रीड कर रही हूँ दिस टाइम मेमोरी से और राइट कर रही हूँ किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे. तो इसके लिए इनपुट आउटपुट राइट और मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल यूज होंगे. नाउ थर्ड एंड लास्ट साइकिल इज DMA वेरीफाई साइकिल. DMA वेरीफाई साइकिल में हमारा कोई डेटा ट्रांसफर नहीं होता है कि हम कहीं से रीड कर रहे हैं राइट कर रहे हैं, नहीं. इसमें हमारा क्या होता है? सो देखिए यही लिखा है, नो डेटा ट्रांसफर अकर. In this, input output device will get the info about number of byte transferred by input output device in the previous DMA operation. So DMA verify cycle जब हमारी होती है तो उसमें ये पता चलता है कि सपोज कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस डेटा को ट्रांसफर कर रही थी तो उसको ये पता चल जाता है कि प्रीवियस DMA ऑपरेशन में उसने कितनी बाइट्स को ट्रांसफर किया है. सो अगर हमें ये जानना होता है देन वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? DMA वेरीफाई साइकिल से. तो कोई डेटा ट्रांसफर इसमें नहीं होता, सिर्फ इनपुट आउटपुट को ये पता चल जाता है कि प्रीवियस DMA ऑपरेशन में कितनी बाइट्स हैं जो हमारी ट्रांसफर की गई हैं. सो कहीं पे अगर ऐसी इंफॉर्मेशन की नीड होती है तो DMA वेरीफाई साइकिल को हमें रन कराना होता है. सो वापस आ जाते हैं रजिस्टर पे. ओके, मोड रजिस्टर पे थे हम लोग. ये हो गया. उसके बाद ये जो फोर्थ है इस पे अगर मेरा 0 और 1 होगा, 0 मीन्स ऑटो इनिशियलाइजेशन डिसेबल है, 1 मीन अनेबल है. ऑटो इनिशियलाइजेशन आपको पता है, ऑटो इनिशियलाइजेशन से क्या होता है कि अगर हमारे जो एड्रेस और काउंट रजिस्टर थे वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाते हैं. सो वो तभी ओरिजिनल वैल्यू पे आएंगे जब हमने अनेबल कर रखा होगा यहाँ से ऑटो इनिशियलाइजेशन को. अगर डिसेबल है तब नहीं आएंगे, तब वो वहीं रहेंगे करंट एड्रेस पे ही जो ट्रांसफर के बाद अपडेट हो रहा था हमारा. उसके बाद 5 पे हमारा है एड्रेस इंक्रीमेंट सेलेक्ट, एड्रेस डिक्रीमेंट सेलेक्ट. एड्रेस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है? 0 है तो इंक्रीमेंट, 1 है तो डिक्रीमेंट. सपोज मुझे मेमोरी में सपोज इनपुट आउटपुट को कोई डेटा ट्रांसफर करना है और उसे ऐसे करना है कि ये सपोज 4000 लोकेशन है, 1 2 3 4. तो इस केस में मेरा क्या होगा? मेमोरी एक एक बढ़ती जाएगी. सो अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो मुझे इस बिट को 0 सेलेक्ट करना होगा क्योंकि तभी मेरा एड्रेस इंक्रीमेंट होगा. अगर मुझे चाहिए डिक्रीमेंट मींस मेरा 4098 पे था कुछ, अब मुझे चाहिए कि ऐसे डेटा ट्रांसफर हो, पहली बाइट यहाँ जाए, दूसरी बाइट 97 पे, देन 96, तब मुझे एड्रेस डिक्रीमेंट सेलेक्ट करना होगा. तो एड्रेस कैन बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बोथ डिपेंडिंग अपॉन दिस फिफ्थ बिट ऑफ दिस रजिस्टर. नाउ 7 और 6 क्या होता है? ये जो हमने 4 मोड पढ़े हैं, डिमांड मोड, सिंगल मोड, ब्लॉक मोड, कैस्केड मोड. सो हम जो भी मोड पे हमें डेटा को ट्रांसफर करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बिट अपनी सेट कर देते हैं. 0 है तो मेरा जो डेटा है वो डिमांड मोड से जाएगा, 0 1 देन सिंगल मोड एंड सो ऑन. सो ये था हमारा मोड रजिस्टर. उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना मास्क रजिस्टर पे. मास्क रजिस्टर क्या होता है? मास्क रजिस्टर DMA यूज करता है किसके लिए? कि सपोज बहुत सारे चैनल हमारे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, 4 चैनल हैं, चारों रिक्वेस्ट भेज रहे हैं. माइक्रो प्रोसेसर ये चाहता है कि किसी चैनल को डिसेबल कर दे क्योंकि वो उसको रिक्वेस्ट नहीं, मतलब उसको नहीं एक्सेस देना चाहता. तो उसके लिए वो यूज करता है मास्क बिट का. मास्क बिट सबसे पहले तो क्या करेगा वो, अगर 1 और 0 पे यहाँ पे हमारा आता है मास्क. कैसे? अगर इन दोनों की वैल्यू 1 है मींस सेलेक्ट चैनल 0 मास्क बिट, सेलेक्ट चैनल 1 मास्क बिट, सेलेक्ट चैनल 2 मास्क बिट, सेलेक्ट चैनल 3 मास्क बिट. सबसे पहले अगर वो चाहता है इसको मास्क करना, सेट मास्क, मास्क का मतलब डिसेबल करना, तो वो क्या करेगा? सेट कर देगा इसको. मास्क करना मतलब वो डिसेबल करना चाहता है तो वो क्या करेगा? यहाँ पे 1 कर देगा. 1 कर देगा तो वो सारे ही चैनल को मास्क कर देगा क्योंकि वो रिक्वेस्ट देना ही नहीं चाहता किसी को भी. ठीक है. अगर मान लो इसको इसने क्या कर दिया? 0 कर दिया, क्लियर कर दी उसने मास्क बिट. हाँ, अब वो एक्सेस देना चाहता है. सो इसको अगर एक्सेस देना चाहता है देन अकॉर्डिंगली मेरी ये बिट्स मेरी ये बताती हैं कि चैनल 0 ये है या चैनल 1 है, चैनल 2 है या चैनल 3 है.
सो बेसिकली ये मास्किंग के लिए यूज करता है डीएमए कंट्रोलर, कि अगर वो चाहता है, मतलब वो चाहता भी है कि नहीं रिक्वेस्ट देना, कि अगर फॉर द टाइम बिंग वो ये चाह रहा है कि वो किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं दे, तो वो मास्क बिट को सेट कर देगा, चारों को ही हमारा डिसेबल कर देगा। नाउ सेवेंथ वन इज स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर हमारा क्या करता है, 8 बिट का होता है। इट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ डीएमए चैनल्स। ये हमारा जो अलग अलग डीएमए, जो हमारे 4 डीएमए चैनल है, उनके स्टेटस को कैरी करता है। स्टेटस मीन्स उन चारों चैनल पे हमारा क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है उनका। जैसे कि 0 बिट क्या करती है, चैनल 0 हैज रीच टू दी टर्मिनल काउंट। सो अगर ये बिट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि चैनल 0 अपना काम पूरा कर चुका है। सपोज चैनल 0 पे एक इनपुट आउटपुट था, जिसको कुछ डेटा ट्रांसफर करना था। सपोज उसको 128 बाइट्स ट्रांसफर करने थे, उसने ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या करेगा, अपना टर्मिनल काउंट पे पहुंच गया। तो अगर इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि चैनल 0 रीच कर गया टर्मिनल काउंट पे। सो ऑन चैनल 1, 2 एंड 3। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पे। हाँ, उसके बाद देखो, ये हमारा ये जो 4 बिट्स हैं, ये हमें ये बताती हैं कि क्या कोई पेंडिंग डीएमए रिक्वेस्ट है या नहीं है। सपोज वो डीएमए को ये चेक करना है कि क्या किसी चैनल की कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट तो नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इन बिट्स का स्टेटस चेक करेगा। सो अगर इस पे 1 होगा, इट मीन्स चैनल 0 ने रिक्वेस्ट कर रखा है। इस पे 1 होगा तो चैनल 1 ने रिक्वेस्ट कर रखा है। इस पे होगा तो चैनल 2 एंड देन चैनल 3। तो ये बेसिकली हमारा स्टेटस बताते हैं कि चैनल का क्या है, कि किसी ने क्या रिक्वेस्ट तो नहीं कर रखी कोई डीएमए को, या तो उसका टर्मिनल काउंट कितना है। सो ये हो गया हमारा स्टेटस रजिस्टर। नाउ नेक्स्ट वन इज टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर अगेन हमारा 8 बिट्स का होता है। सो दिस इज अ रजिस्टर यूज्ड टू होल्ड द डेटा ड्यूरिंग मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन। तो ये अगर हमारा मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है, कि हमें एक मेमोरी में एक लोकेशन से कहीं दूसरी लोकेशन पे कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो उस केस में टेम्परेरी रजिस्टर यूज होता है। यूज किस लिए होता है, it always contains the last byte transferred in the previous memory to memory operation। कि जो भी मेरा पहला मेमोरी टू, सपोज अभी एक तो मुझे करंट ऑपरेशन करना है मेमोरी टू मेमोरी, एक सपोज मैंने पीछे किया होगा कहीं मेमोरी टू मेमोरी, मैंने एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन पे कोई डेटा ट्रांसफर किया होगा। सो लास्ट बाइट क्या थी जो मैंने ट्रांसफर किया है, वो मेरी कहाँ स्टोर होती है, टेम्परेरी रजिस्टर में। सो ड्यूरिंग दी मेमोरी टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, जो भी लास्ट बाइट होगी मेरी जो ट्रांसफर हुई होगी, वो टेम्परेरी रजिस्टर होल्ड करके रखता है। नाउ नेक्स्ट वन इज कमांड रजिस्टर। कमांड रजिस्टर आप एक बार देख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारा एक्टिव स्टेट में नहीं यूज हो रहा है, ये मोस्टली हमारा आइडल स्टेट में यूज होता है। सो ये भी 8 बिट का होता है। 0 क्या बताता है, मेमोरी टू मेमोरी। सबसे पहले इट इज प्रोग्राम्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर इन प्रोग्राम कंडीशन। प्रोग्राम कंडीशन कब होती थी, आइडल साइकिल में। सो इसमें भी हमारी अलग अलग बिट सेट हैं, जो भी हम पढ़ चुके हैं वही सब इसमें भी है। लाइक अगर ये 0 है, 0 बिट पे 0 और 1 क्या बताएगा, मेमोरी टू मेमोरी डिसेबल है। अगर ये डिसेबल है तो मेमोरी टू मेमोरी कभी डेटा ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा, इसको इनेबल करना पड़ेगा उसके लिए। 1 है तो चैनल 0 एड्रेस होल्ड डिसेबल। तो ये क्या करता है कि चैनल जो 0 का एड्रेस रजिस्टर है, वो कोई भी डेटा कैरी नहीं कर पाता अगर ये वाली बिट मेरी 0 है। अगर ये वाली बिट मेरी 1 है, तब ये एड्रेस होल्ड को अनेबल कर देता है कि हाँ अब वो जो है एड्रेस है उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है। नाउ 2, कंट्रोलर इनेबल, कंट्रोलर डिसेबल। कि मान लो ये 2 बिट है, 2 बिट पे अगर 0 है तो कंट्रोलर इनेबल है, अगर 2 बिट पे मेरा 1 है तो कंट्रोलर डिसेबल है। मान लो ये 2 बिट पे मेरा 1 है तो कंट्रोलर डिसेबल है। अब कंट्रोलर कभी एक्टिव साइकिल में आएगा ही नहीं क्योंकि डिसेबल है, वो उसको इनेबल सेट करना पड़ेगा पहले अगर उसे एक्टिव साइकिल में चलाना है तो। उसके बाद इधर 7th पे आ जाओ। 7th हमारा है डीएमए एक्नॉलेजमेंट, सेंसिटिव लो, ये मेरी एक्टिव हाई। तो अगर ये वाली मतलब अगर किसी चैनल ने रिक्वेस्ट करा है और वापिस अभी एक्नॉलेजमेंट मिली है कि नहीं मिली है, तो वो मेरी यहाँ पे सेट होती है। एक्टिव लो है तो मतलब नहीं मिली है अभी तक, एक्टिव हाई है तो मतलब मिल गई है एक्नॉलेजमेंट, डीएमए ने दे दिया है पेरिफेरल को। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, DREQ। जैसे ये एक्नॉलेजमेंट के लिए है, ये हमारा रिक्वेस्ट के लिए है, 0 एंड 1।
उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ हमारा अगर 0 है, इन दैट केस हमने फिक्स्ड प्रायोरिटी सेट की हुई है, 1 है तो रोटेटिंग प्रायोरिटी। तो इस बिट के अकॉर्डिंग ही हमारी जो जो चैनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कैसे प्रायोरिटी, किस प्रायोरिटी पे रखना है, किसको पहले रिक्वेस्ट देनी है, तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। 0 फिक्स्ड प्रायोरिटी है तो हमेशा 0 चैनल को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, थर्ड को लोएस्ट मिलेगी। रोटेटरी है तो वो रोटेशन पे रहेगी। नाउ थर्ड बिट पे हमारा है 0 1 पे नॉर्मल टाइमिंग एंड कंप्रेस टाइमिंग। नॉर्मल और कंप्रेस टाइमिंग एक अलग से फिनोमिना है डीएमए कंट्रोलर का। तो इसमें हमें सिर्फ इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि जनरली होता क्या है कि कोई भी डीएमए साइकिल जब हमारी एग्जीक्यूट होती है, तो एक तो हो गया कि नॉर्मल टाइमिंग, कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा और हमारा एग्जीक्यूशन एक नॉर्मल टाइम में खत्म हो जाएगा। नॉर्मल टाइम मतलब बाय डिफॉल्ट जो हमारा टाइम सेट है। एक होती है कंप्रेस टाइमिंग। कंप्रेस टाइमिंग क्या होती है कि हमारे पास डीएमए कंट्रोलर के पास एक ये प्रोविजन होता है कि वो कुछ पार्ट को ऐसे एग्जीक्यूट करता है कि जो नॉर्मल टाइमिंग है हमारी उससे कम टाइम हमारा लेता है वो ट्रांसफर करने में। तो वो एक अलग प्रोसेस है, वहां हम नहीं जाएंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है, 0 है तो नॉर्मल टाइमिंग में होगा, 1 है तो वो कंप्रेस टाइमिंग में होगा। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ बिट पे। फिफ्थ बिट हमारी 0 और 1 पे बता रही है लेट राइट सिलेक्शन, एक्सटेंडेड राइट सिलेक्शन। सो ये हमारा जब भी हमें राइट करना होता है मेमोरी पे, मेमोरी को हमें राइट करना है या इनपुट आउटपुट पे राइट करना है, तो राइट हमेशा हमारा दो केस में होता है, एक लेट राइट में, एक एक्सटेंडेड राइट में। लेट राइट और एक्सटेंडेड राइट में भी हमारा टाइम का ही डिफरेंस आता है कि सपोज मैं राइट करना चाहती हूँ किसी मेमोरी पे, पर सपोज इंटरफेसिंग के टाइम पे या राइट करने के टाइम पे मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पा रहे। कई बार क्या होता है जैसे हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है, इसी तरह कई बार हम राइट करना चाहते हैं पर वो राइट नहीं हो पाता। सो अगर ऐसा कोई प्रोसेस मुझे एनकाउंटर हो रहा है तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये प्रोविजन होता है कि मैं एक्नॉलेज कर देती हूँ डीएमए को कि मुझे टाइम लग रहा है। मीन्स इनपुट आउटपुट जो है वो डीएमए को एक्नॉलेज कर देगा कि उसको टाइम लग रहा है राइट करने में मेमोरी पे, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। सो अगर वो पहले से ही एक्नॉलेज कर देता है एंड देन राइट करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड राइट। और अगर मान लो उसने डीएमए को नहीं बताया कि भाई कोई प्रॉब्लम है और वो राइट नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस जो वो राइट आएगा वो लेट राइट में आएगा, क्योंकि उसने पहले से एक्नॉलेज नहीं किया उसको, डीएमए कंट्रोलर को। तो अगर वो पहले से एक्नॉलेज कर देता है तो वो हमारा हमारा एक्सटेंडेड राइट में आता है। अगर वो एक्नॉलेज नहीं करता तो वो लेट लेट में काउंट होता है, क्योंकि पहले से उसने बताया ही नहीं है कि कुछ ऐसा इशू आ रहा है। सो ये होता है हमारा लेट राइट सिलेक्शन। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। तो ये अब डीएमए है। डीएमए आपका सिंपल आप देखोगे तो डीएमए से हमारा क्वेश्चन ऐसे ही आता है, राइट अबाउट द डीएमए। सो अब कितना इसमें लिखना है वो आपको देखना है।